हेलो, वेलकम टू प्रिंस सिविल्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं इसी श्रृंखला के अंदर। कौन सी श्रृंखला के अंदर? जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था नेट जीरो के टॉपिक से। नेट जीरो के बाद हमने क्या समझा है कि कॉप 26 और कॉप 25 ये क्या होते हैं, इसमें COP इसका क्या मतलब है, 25 का क्या मतलब है, 26 का क्या मतलब है। फिर उसके बाद हमने क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। किसी को अगर याद है क्योटो कहाँ पे है, ये सिटी कहाँ पे है, एक बार नीचे कमेंट में जरूर बताना, राइट। इस पूरी श्रृंखला को हम क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। बैकवर्ड की तरफ हम क्यों मूव कर रहे हैं? ताकि हमें पता चले कि जो भी यहाँ पे कन्वेंशन हो रहे हैं, इनके अंदर पीछे जो प्रोटोकॉल्स, जो भी कन्वेंशन पास हो चुके हैं, उनके नाम आते हैं, राइट। जैसे जो हमने लास्ट जो डिस्कस किया था लेक्चर, उसके अंदर हमने ये देखा था कि मॉन्ट्रियल को हम समझेंगे, लेकिन मॉन्ट्रियल को समझने से पहले आपको बेसल कन्वेंशन पता होना चाहिए। उस बेसल कन्वेंशन के को हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्टेजिना प्रोटोकॉल और रॉटरडम कन्वेंशन है, ये किससे संबंध है? आपके बेसल कन्वेंशन है, राइट। जैसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कर लेंगे तो मैं आपको ना पूरा फ्लो चार्ट प्रोवाइड करूंगा, 2 से 3 जो वीडियो लेक्चर्स उसके बाद आपको मिलेंगे, ताकि एक आइडिया मिले कि रामसर कन्वेंशन से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद आता है आपका स्टॉकहोम, फिर उसके बाद आता है रियो अर्थ समिट, फिर उसके बाद ये सारी एक श्रृंखला स्टार्ट होती है जिसमें हम एक एक टॉपिक को उठा के पिक करके और इनको हम कवर करते चल रहे हैं। और जब ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, एक आपको होलिस्टिक वीडियो प्रोवाइड होगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो एक एक टॉपिक है, एक एक जो यहाँ पे हम नाम लिख रहे हैं, ये एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करता है और किस कंट्री का किस पॉइंट पे क्या उसका इंपैक्ट रहा है और उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, मेन एजेंडा क्या है? हमारा आज का मेन एजेंडा है बेसल कन्वेंशन। तो देखिए, बिल्कुल हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपने जो लेक्चर की रूपरेखा देख लेते हैं, हम किस किस पॉइंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो हमारा की एजेंडा क्या है आज जो डिस्कस कर रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि एम क्या था। देखिए, कोई भी चीज आती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई उसके पीछे का एम होता है जो अचीव करना होता है। ये देखेंगे कि एम क्या है। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि ये किससे रिलेटेड है। ये रिलेटेड है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, राइट। वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंट्री की बात कर रहा हूं, वेस्ट मैनेजमेंट कहां पे, इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, राइट। किस तरीके से, कौन से वेस्ट की हम बात करें, ये देखना है। फिर कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी के लिहाज से आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो कॉप आपकी 15 हो, कॉप चाहे 14 हो, ये थे क्या, इनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, ये समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, हमेशा जब भी प्रीलिम्स में यूपीएससी क्वेश्चन डालता है, वो ये बोलेगा कि लेट सपोज 188 मेंबर इसके पार्टिसिपेंट है या नहीं है, रेटिफाई किया है कि नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स किसके अंदर कवर हो जाएंगे? हमारे 4th पॉइंट में। तो क्या आपको हमारे आज के लेक्चर का जो एजेंडा है वो समझ में आ गया? बताइए, करें स्टार्ट? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार आप इसको थोड़ा सा देख लो, समझ लो। और जो अभी तक मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप उन वीडियोस को अच्छे से देखो। कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, नीचे आप कमेंट में मेंशन कर दो, ताकि अगली वीडियो के अंदर हम उसको इंक्लूड कर लें, राइट। चलते हैं अपने मेन एजेंडा पे। सबसे पहले एक ब्रीफ देखते हैं कि जो आपका बेसल कन्वेंशन है वो क्या है, राइट। इसी के अंदर आपका एम भी इंक्लूड हो जाता है, राइट। और इसके अंदर बेसल कन्वेंशन क्या है उसका बैकग्राउंड भी इंक्लूड हो रहा है। फॉर यहां पे अगर हम देखते हैं, इसके ऊपर आने से पहले ना एक चीज समझते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं न्यू पेज ले लेता हूं, फिर हम यहाँ पे दोबारा से आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं। इंडिया के मैप की बजाय हम वर्ल्ड का ही मैप ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप में से बच्चों को वर्ल्ड का मैप नहीं आता बनाना, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। ये विद इन 30 सेकेंड के अंदर आपका वर्ल्ड का मैप बन के तैयार हो जाता है, राइट। पूरा नहीं बना रहा हूं, जस्ट मुझे एक पॉइंट समझाना है आपको। वो पॉइंट जैसे ही क्लियर हो जाएगा, आपको इस मैप की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी, क्यों आपके मैप के ऊपर कमांड होनी चाहिए, राइट। देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी को, ये हमारा क्या है, यूएसए है ये, राइट। अगर यूएस से इंडिया के अंदर कोई सामान अगर डिलीवर करना है, इंडिया के अंदर कोई सामान डिलीवर करना है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या फ्लाइट के थ्रू भेजा जा सकता है? जी, भेजा जा सकता है। क्या उसको ट्रेन के थ्रू भेजा जा सकता है? नॉट पॉसिबल। क्या उसको शिप के थ्रू भेजा जा सकता है? यस, उसको शिप के थ्रू भेजा जा सकता है। और अभी जो मोस्ट प्रोबेबल जो रूट लिया जाता है, यहां से इस तरीके से फॉलो करके इंडिया के अंदर कोई भी सामान डिलीवर किया जाता है। अब आपने एक चीज गौर की, यूएस से इंडिया तक आने के लिए क्या बीच में बहुत सारी यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज आई है कि नहीं है? जैसे कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, आपके यहाँ पे इजिप्ट हो गया, स्वेज कैनाल हो गई, आपका रेड सी वाला पार्ट हो गया, फिर उसके बाद अरेबियन पेनिनसुला हो गया, फिर कहीं जाके इंडिया के पास आई है, राइट। तो आपने एक चीज क्या गौर की है कि अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के पास कोई सामान डिलीवर करना है, तो बीच में क्या है, बहुत से आपको इंटरनेशनल सी रूट के थ्रू होके जाना पड़ेगा, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर जो सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, अगर वो इनफ्लेमेबल है या टॉक्सिक है या कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम है उसके लिए हार्मफुल है, राइट? अभी आप पूछेंगे कि सर वो हार्मफुल कैसे हुआ? अगर वो हार्मफुल है तो वो इंडिया में क्यों आ रहा है? देखो हार्मफुल इस तरीके से है, लेट सपोज यहाँ से कोई पानी वाला जहाज चला है, उसका एक्सीडेंट हो गया, राइट? बहुत आपने सुना होगा कि ऑयल स्पिल हो गया या फिर जो तेल होता है, कच्चा तेल होता है, उसके जहाज अटक गए हैं या फिर उनके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे केस में जो ऑयल होता है वो वहां की टेरिटरी में फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बोलो यस और नो। यहाँ पे अगर ऑयल स्पिल हुआ है, यहाँ की टेरिटरी को नुकसान हुआ है ना, तो ये जो ऑयल स्पिल हुआ है ना तो अफ्रीका का है ना यूरोप का है, ये डीलिंग किसके बीच में हुई है? यूएस और इंडिया के बीच में डीलिंग हुई है। लेकिन नुकसान किसको हो गया? नुकसान हो गया है उस पर्टिकुलर कंट्री को, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या था कि कोई भी कंट्री अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती थी कि ये जो यहाँ पे नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा, राइट? इस चीज को निपटने के लिए, इस चीज को दूर करने के लिए बेजल कन्वेंशन लाया गया, जिसके अंदर ये बोला गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को या फिर किसी भी गवर्नमेंट को एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई भी सामान इधर से उधर करवाना है, अगर सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे ये करना पड़ेगा कि उस पूरे पाथ में जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज आएंगी उनसे प्रायर कंसर्ट लेना पड़ेगा। मतलब समझ में आया? प्रायर कंसर्ट मतलब, प्रायर कंसर्ट का मतलब ये है पहले उनको बताना पड़ेगा कि ये हमारा मटेरियल है, इसकी ये इंटेंसिटी है, चाहे वो टॉक्सिटी की हो या फिर इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है जो जल्दी जल जाए, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। टॉक्सिक का मतलब होता है जो जहरीले पदार्थ होते हैं, राइट? अब आप पूछेंगे सर टॉक्सिक तो जहरीला होता है, फिर इंडिया क्यों मंगाएगा? एंडोसल्फान ये टॉक्सिक है लेकिन ये फर्टिलाइजर है। यूरिया टॉक्सिक है, फॉस्फोरस टॉक्सिक नेचर है इन केस अगर आप इसको डायरेक्टली इनहेल करते हैं। यानी कि टॉक्सिक का मतलब है जो लाइफ को डायरेक्टली हार्मफुल है लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता है, राइट? आई होप आपको ये बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ गया होगा बेसल कन्वेंशन क्या है। ये एक सिंपल सा बेसल कन्वेंशन का एम है। इसका मेन एम क्या है कि ये मैनेज करे, किसको मैनेज करे? जो वर्ल्ड के जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो हजार्डस वेस्ट है उसको मैनेज करे, राइट? अब आप एक और चीज यहाँ पे पॉइंट हम कवर करते हैं। अब एक और चीज आप देखिए, ये अफ्रीका है, राइट? हमें पता है कि जो अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पे लोग पढ़े लिखे कम है और ये आपकी डेवलप्ड कंट्री है, राइट? डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा आपको इंडस्ट्रीज मिलेगी। तो होता क्या है कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो वेस्ट मटेरियल को क्या करती है, यहाँ पे अफ्रीका को बोलते हैं कि ये लीजिए वेस्ट मटेरियल और ये लीजिए लेट्स सपोज $1000, राइट? और इस वेस्ट मटेरियल को आप अपनी कंट्री के अंदर डिस्पोज कर दीजिए, राइट? जहाँ पे ₹1 देखने में महीना भर लग जाता हो, यानी कि जहाँ पे पैसे की इतनी किल्लत हो और उसी कोई $1000 दे, जो कि अराउंड अराउंड वहाँ पे अगर देखो तो लाख रुपए से भी ऊपर जाती होगी अमाउंट। ऐसे सिचुएशन में क्या कोई गरीब व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करेगा, डिनाई करेगा? ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्ट करेगा, राइट? इस लूप होल को बहुत ज्यादा यूज किया किसने? डेवलप्ड कंट्री ने। तो इन चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के पास कोई भी ना तो इतने बढ़िया रिसोर्सेज है जिनको वो कन्वर्ट करके अपने आप को वेल्दी बना ले। अब आपके दिमाग में क्या सवाल आएगा कि सर फिर इंडिया और चाइना अफ्रीका के ऊपर क्यों इतना डोमिनेट कर रही है? मैंने एक चीज लाइन बोली है कि वहां पे इतना रिसोर्स नहीं है कि उसको कन्वर्ट करके वो अपने आप को डेवलप कर पाए। क्योंकि देखो अगर आपको यहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए उसके लिए, यस और नो? टेक्नोलॉजी चाहिए। क्या इनके पास टेक्नोलॉजी है? टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है और कोई भी डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी नहीं देती है। और यही क्लासिक केस इंडिया के साथ होता है। इंडिया के साथ कैसे होता है? इंडिया जब भी यूएस से कोई भी आर्म परचेज करती है, चाहे वो चिनूक हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर हो, जब भी ये परचेजिंग होती है तो इंडिया पहले क्या करता है? सिर्फ एक प्रोडक्ट लेता था, कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता था। तो अभी के केस में क्या हो रहा है कि ये जितनी भी परचेजिंग हो रही है, इंडिया सबसे पहले साइन ये करता है कि आप क्या हमें प्रोवाइड करेंगे? आप हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करें, राइट? तो वापस आते हैं, बहुत सारे हमने यहाँ पे इंसाइट्स देखे हैं, बहुत सी चीजों को हमने कनेक्ट किया है। इंटरनेशनल अफेयर्स को हमने किसके साथ? इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल से कन्वेंशन है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है। माइट भी हो सकता है कि आपको ये सारी चीजें एक बार में समझ में ना आए, एक बार, दो बार, तीन बार आप जरूर देखें, राइट? तो ये तो हमने सिंपल सा एम समझ लिया कि जो हजार्डस वेस्ट है, हजार्डस का मतलब होता है जो कि हार्मफुल है, जो कि खतरनाक है, राइट? उसको एक जगह से दूसरी जगह तक अगर लेके जा रहे हैं तो बीच में आने वाले सभी देशों को पहले प्रायर बताना पड़ेगा कि हमें लेके जा रहे हैं। प्लस में उसको डिस्पोज कैसे करेंगे उसका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, उसका एक पूरा तरीका होना चाहिए।
अब बात करते हैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से। इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है जो इन सारी चीजों को देखती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इसने क्या किया है? इसने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर कंप्लीटली बैन कर दिया है सितंबर 2019 से। अब आपके दिमाग में पता क्या सवाल आना चाहिए कि सर व्हाट इज सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब, जैसे मेरे पास ये पेपर है, मैंने अगर इसके ऊपर एक बार कुछ लिख दिया, राइट, इसके ऊपर एक बार मैंने कुछ लिख दिया, क्या मैं दोबारा इस पेपर का यूज कर सकता हूँ लिखने के लिए? नो। ये पेपर क्या हुआ? सिंगल यूज हुआ। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर पेपर को गला के हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। वो एक लंबी प्रोसेस है। देखो आपने बोला ना इसको गला के रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि ये दोबारा से मेरे हाथ में आ जाएगा किसी और कलर में, किसी और रूप में, यानी कि पेपर रिसाइकल है। लेकिन जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल नहीं हो सकती। उसमें भी एक और तरीके की प्लास्टिक होती है जो सिंगल पॉलीमराइज चेन होती है, जिसको हम बहुत मुश्किल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि वो एक बार जो यूज कर लिया उसको हम दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट चलें। बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, सिर्फ इनसाइट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। रेस्ट ऑफ आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, आप किस पॉइंट को कितनी गहराई में जाके देखना चाहते हैं। मैं चाहता तो आपको सिंपल से ये भी बोल सकता था कि ये बेसल कन्वेंशन है, इसका एम ये है, ये हजार्डस वेस्ट को रोकेगी। लेकिन यूपीएससी यहाँ पे अब सवाल नहीं पूछता है कि बेसल कन्वेंशन क्या है। बेसल कन्वेंशन को लाने के पीछे के माइंडसेट क्या थे, आइडियोलॉजी क्या थी, पीछे का रीजन क्या था, सवाल यहां से आएंगे। सवाल ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि बेसल कन्वेंशन कब आया था, कौन सी तारीख को आया था, उसके अंदर कितनी पार्टीज है। सवाल ये नहीं आएगा। सवाल ये आएगा कि उसको लाने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। तो अभी तक मैंने क्या क्रिएट किया है? बैकग्राउंड क्रिएट किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो बेसल का जो यहाँ पे कन्वेंशन का जो एम है, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, वो यहाँ पे मैंने आपके लिए दोबारा यहाँ पे रीराइट कर दिया है। एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि 1980s के अंदर स्टार्ट किया था। उसने इस चीज को क्या किया? मॉनिटर करना स्टार्ट किया। इस कन्वेंशन को थोड़ा सा क्या करें, किस तरीके से उसको और बेटर कर सकते हैं, ये सारे इसके अंडर आते हैं, इस फ्रेमवर्क के अंदर। फ्रेमवर्क तो नहीं है बेसिकली, ये एक अपने आप में एक अभी इंस्टीट्यूशन बन चुका है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सी चीजों को टेक केयर करता है। अब अगर की पॉइंट अगर कोई आपसे पूछे कि इस कन्वेंशन के की पॉइंट्स क्या हैं, ये आपके लिए मैंने 1 to 7 यहाँ पे की पॉइंट लगाए हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आप क्या देख सकते हैं? इसकी ईयर, कौन से साल में ये फोर्स में आया है? ये 1992 के अंदर फोर्स में आया, राइट। उसके बाद इसका सेक्रेटेरिएट, ये जो एसएससी के अंदर सवाल पूछते हैं ना, उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है सेक्रेटेरिएट क्या है, जैसे कि जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रायर कंसर्न्ड अप्रूवल, ये हम 3-4 बार मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एक देश की बाउंड्री से आप क्रॉस कर रहे हो तो उस कंट्री को बताना पड़ेगा कि आपके पास ये जो हजारियस मैटर है इसको कैसे और कहाँ पे लेके जा रहे हैं आप, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो नॉन पार्टीज हैं, नॉन पार्टीज का मतलब जैसे लेट सपोज अभी पूरे वर्ल्ड में 196 कंट्रीज हैं, अगर इसके अंदर से लेट सपोज 10 कंट्रीज इसका पार्टी जो इसका हिस्सा है नहीं, तो उन्हें कोई भी ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, और वो इसका पार्ट है ही नहीं। जो ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल्स हैं हजार्डस, वो इसका पार्ट नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपके टोटल 7 है, बहुत ही आसान है, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। सीओपी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये हम ऑलरेडी बहुत से लेक्चर्स में, मींस पहले जो 5 लेक्चर हो उसके अंदर काफी डिटेल में देखा है। अभी जो आपके लिए मेजर जो वर्ड है वो है वेस्ट, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत बार इस वर्ड को यूज किया है, वेस्ट 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 वेस्ट। तो वेस्ट मतलब कि क्या? इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, NX1 और NX2 कंट्री, राइट। ये बहुत से अलग अलग सेंसेस में इसको यूज किया जाता है, NX1, NX2, NXA, NXB कंट्री। तो फॉर अ टाइम बिंग इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर में लेके आऊंगा। फॉर अ टाइम बिंग इसको हम क्या समझ सकते हैं? NX1, NX2 एक होती है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज और एक होती है आपकी डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। तो ये एक फर्स्ट सेग्रीगेशन हो गया। और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी क्या मिलेंगे? इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल कंट्रीज। तो इस तरीके से इनको सेग्रीगेट करने के लिए NX1, NX2, NXA, NXB इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो अभी देखते हैं कि कौन सी लिस्ट है जो कि एज ए वेस्ट यहाँ पे कंसिडर की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, बायोमेडिकल एंड हेल्थ केयर वेस्ट। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर बायोमेडिकल में क्या वेस्ट निकलता होगा? सबसे पहले चीज, अगर आपके चोट लगती है क्या लगाई जाती है? पट्टी लगाई जाती है। जब आपकी चोट ठीक हो जाती है, पट्टी को कहां डालते हो आप? डस्टबिन में डालते हो। दैट इज योर बायोमेडिकल एंड हेल्थ केयर वेस्ट। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अभी सिरिंज लग रहे हैं आपको वैक्सीनेशन के, अब वो सिरिंज यूज होने के बाद क्या है? दैट इज वेस्ट, और ये किसके अंदर आएगा? बायोमेडिकल के अंदर। नेक्स्ट यहां पे आपको क्या दिख रहा है? यूज्ड ऑयल। अब ये यूज्ड ऑयल मतलब कि क्या? यूज्ड ऑयल का मतलब ये है, जैसे रेस्टोरेंट्स होते हैं, चाहे वो मैकडी हो,
हाँ, मैकडी के अंदर बर्गर फ्राई होते हैं, तो उसमें जो ऑयल यूज किया जाता है 3 से 4 साइकिल के बाद ऑयल को डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। एक तो वो वाला ऑयल, दूसरा जो आपके बाइक्स के अंदर इंजन के अंदर जो ऑयल यूज होता है, राइट, जब आप सर्विसिंग करवाने जाते हो तो वो ऑयल एज ए वेस्ट ही होता है, राइट। तो इस ऑयल को किसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं हम, वेस्ट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लेड एसिड बैटरीज, क्योंकि अभी हमारी कौन सी बैटरी चल रही है, लिथियम आयन की बैटरी चल रही है। क्या लिथियम आयन हार्मफुल नहीं है, लिथियम आयन भी हार्मफुल है, लेकिन लेट्स सपोज अगर ये 1 साल के अंदर खराब हो रही है, ये 3 साल के अंदर खराब होगी, ठीक है। कंपैरेटिव मैं समझा रहा हूं, एग्जैक्ट वर्डिंग्स के ऊपर मत जाना। अब बात ये आती है कि लेड एसिड बैटरी के ऊपर इतना क्यों फोकस किया, क्योंकि देखिए पहले इंडिया के अंदर लाइट की बहुत ज्यादा कमी होती थी, बहुत ज्यादा किल्लत होती थी, कट्स लगते थे। तो दिल्ली के अंदर एक सर्वे में पढ़ रहा था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब से प्रॉपर लाइटिंग आनी स्टार्ट हुई है, जो लेड बैटरीज का यूजेज है 75% तक कम हो चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है 75% तक। तो यानी कि अगर प्रॉपर प्लानिंग की जाए तो ये इनमें से कुछ जो वेस्ट है इनको हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है, राइट, उसके अंदर से एक स्मेल सी आती है। और एक चीज आपसे मैं एक और पूछूं, अगर आप डेली रेगुलर दौड़ते हो तो आपकी बॉडी हीटअप होती है कि नहीं होती है, होती है। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर लगातार काम करता है, वो हीटअप होता होगा कि नहीं होता होगा, होता है। उसको कूल डाउन करने के लिए क्या चाहिए, एक ऑयल चाहिए, और वो ऑयल कौन सा है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीसीबीज, राइट। जब ये पूरा प्रॉपर यूज हो जाता है तो ये क्या है, इट्स अ वेस्ट, इसका कोई आगे फर्दर यूज नहीं है। और इस तरीके से और भी बहुत सारे आपके थाउजेंड्स ऑफ केमिकल्स हैं जो कि किससे रिलीज होते हैं, फैक्ट्रियों से रिलीज होते हैं, वो सारे आपके किसके अंदर आते हैं, बेसल कन्वेंशन के तहत वेस्ट आते हैं। सवाल यहां से नहीं आएंगे, सवाल मैं बताता हूं कहां से आएंगे, सवाल यहां से आएंगे। सवाल यह आएगा क्या इलेक्ट्रिक वेस्ट, मरकरी, शिप डिसमेंटल और जो यहां पे इलीगल डंपिंग होती है इसका पार्ट है कि नहीं है, यस, ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, ई वेस्ट इसका पार्ट है। फिर उसके बाद शिप डिसमेंटलिंग भी इसका पार्ट है, इलीगल डंपिंग भी इसका पार्ट है। इलीगल डंपिंग का मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक कंट्री हूं, आई एम अ कंट्री ए और सेकंड कंट्री आपकी कंट्री बी। अब कंट्री ए को पता है मेरे पास जो ये लैपटॉप है ये खत्म हो चुके हैं, अब इसको अगर मैंने यहाँ पे डीकम्पोज या फिर इसको डिसमेंटल करने की कोशिश की तो इसके ऊपर मेरा खर्चा ज्यादा आएगा। तो ये कंट्रीज क्या करती हैं, इसको थोड़ा सा रिफर्निशिंग और थोड़ा सा बढ़िया सा और चमका के इसको भेज देंगे कंट्री बी के पास, राइट। कंट्री बी के पास भेजेंगे तो क्या करेंगी, इन जैसे कंट्री बी में दूसरी अगर कोई कंपनी 100 रुपए में दे रही है, ये बोलेंगे आप 20 रुपए में ले लो। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे पर कैपिटा इनकम कम होती है, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है प्रति व्यक्ति आय अगर कम है उसके लिए तो 20 रुपए में सामान बहुत सस्ता है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो वेस्ट था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसको डंप कर दिया दूसरी कंट्री के अंदर, इसी को बोला जाता है इलीगल डंपिंग। क्या इंडिया में इलीगल डंपिंग हुई है, यस, इंडिया में बहुत ज्यादा इलीगल डंपिंग हुई है। आपने खिलौने देखे कहां से आते हैं, चाइना से। इसी को दूर करने के लिए इंडिया ने 1000 करोड़ प्लस इन्वेस्ट करके टॉय फैक्ट्री स्टार्ट की है, ताकि एटलीस्ट खिलौने तो इंडिया के हो और जो उसमें प्लास्टिक यूज हो वो बढ़िया क्वालिटी का हो। क्यों, क्योंकि बच्चे हमेशा मुंह में लेते हैं खिलौने को, क्योंकि 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के बच्चों को क्या पता क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है और इंडिया के अंदर ही बहुत सी चीजों को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें यूपीएससी के लिहाज से, यूपीएससी के लिहाज से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बैन अमेंडमेंट टू द कन्वेंशन, राइट। फोर्स में ये 1995 ये अडॉप्ट हुआ था ये कन्वेंशन, और ये फोर्स में आया है 5 दिसंबर 2019 में। और COP 14 ये आपका बेसल कन्वेंशन से रिलेटेड है, ठीक है। अप्रैल में 2019 में इसकी लेटेस्ट मीटिंग हुई है और इसके तहत जो भी डिसीजन लिए गए थे 1 जनवरी 2021 में इसके दोबारा से समीक्षा होनी थी, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड, राइट। उसके बाद 2015 ये भी आपका बेसल कन्वेंशन है जो कि जुलाई 2020 के अंदर हुआ है, राइट। एक जीरो मिसिंग है यहाँ पे। फिर उसके बाद आया आपका यहाँ पे लाइबिलिटी एंड, यही मैंने आपको बताया था कि इनकेस अगर कोई भी आपका, दोबारा से पहुंचते हैं इसके ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर जो हमने बिल्कुल इनिशियल बनाया था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ पे स्पिल ओवर हो गया है, स्पिल ओवर का मतलब यहाँ पे जो शिप लेके जा रहा था वो डैमेज हो गया है, अब उसकी भरपाई कौन करेगा। यहाँ पे देखिए क्लियर कट जो यूपीएससी है इसी लेवल में जाके सवाल पूछेगा आपसे,
इसमें क्या बोला गया है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब किसकी जिम्मेदारी है, कंपनसेशन, जिसकी जिम्मेदारी है वो कितना कंपनसेशन करेगा, राइट। और किसकी बात हो रही है, ट्रांस बाउंड्री की। ट्रांस बाउंड्री का मतलब ये आपकी कंट्री ए है, ये उसकी बाउंड्री हो गई, ये कंट्री बी है, ये उसकी बाउंड्री हो गई। लेकिन जब ए से बी की तरफ आप जाओगे, बीच में और भी तो कंट्रीज आएंगी, यानी कि कंट्रीज के बाहर की बाउंड्री, यानी ट्रांस बाउंड्री, राइट। अगर कोई भी इस तरीके का वेस्ट मटेरियल और उसके डिस्पोजल है, उससे रिलेटेड यहाँ पे अडॉप्ट किए गए हैं कन्वेंशन 1990। और एक चीज इसके अंदर नहीं आती, वो है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल, राइट। ये कौन सा है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल, जो आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में से यूरेनियम निकलता है, राइट। उसके लिए बिल्कुल अलग तरीके हैं, ठीक है। कभी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि यूरेनियम जो निकलता है उसको किस तरीके से डिकम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि हमारे माइलस्टोन क्या है, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज माइलस्टोन। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मुझे लगा कि आपको बता देने चाहिए व्हाट इज द माइलस्टोन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका जो बेजल 1 है, इसके अंदर लायबिलिटी और कंपनसेशन की बात हुई है, ये रियल मायने में लागू हो पाया, राइट। फिर उसके बाद सेकंड है, इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई, ताकि जो यहाँ पे बेजल कन्वेंशन के तहत इंप्लीमेंटेशन जो चीजें हमें करनी है, उसको हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाए। प्लान था आपका 2002 से 2010 का, और इसको 2006 के अंदर क्या हुआ, अप्रूवल मिला। और इसी तरीके से जो बाली डिक्लेरेशन है, उसके अंदर भी वेस्ट मैनेजमेंट ह्यूमन हेल्थ के लिए इस चीज को भी क्या रखा गया, ध्यान में रख के सारी चीजों को बनाई गई। इसके साथ हम पहुंचते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट के ऊपर। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है, इसके मेंबर्स कितने हैं। एसएससी के लिहाज से हम देख लेते हैं इसको भी, कितने हैं एट प्रेजेंट, 188। जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो एक बार जरूर क्रॉस चेक करके देखना कि अपडेटेड मेंबर कम हुए हैं, ज्यादा हुए, ठीक है, ताकि आपको ये राइट फिगर मिले। क्या इंडिया बेसल कन्वेंशन का पार्ट है? अरे इंडिया तो बहुत पहले से पार्ट है इसका, जून 1992 में ही इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था। और कौन सी तारीख को, 22 सितंबर 1992 को इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया था। एंड नेक्स्ट, इंडिया का क्या रिस्पांस रहा है। अगर इंडिया ने 1992 के अंदर इसको ज्वाइन कर लिया था, तो इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री कौन सी है जो इन सारी चीजों को देख रही है। अभी जो मैंने अंडरलाइन किया है, मैं पूरा पढ़ देता हूं, माइट भी फॉन्ट छोटे हैं थोड़े। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं MOEFCC, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसने अभी हाल फिलहाल में कौन सा नया रूल डेवलप किया है, ये 2016 के अंदर किया है, हजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ये अभी 2016 के अंदर क्या किया गया है, इसको अमेंड किया गया है। एंड रिसेंटली मतलब 2019 की हम बात कर रहे हैं। क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं? हाँ जी, बहुत सारे चेंजेस हुए, लेकिन फॉर अ टाइमिंग हम उसको डिटेल में नहीं देख रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना था बेजल कन्वेंशन क्या है, उसको हमने बिल्कुल जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिहाज से हमने देख लिया, ताकि रॉटरडम की अब जब बात करेंगे तो बेजल कन्वेंशन में क्या हुआ आपके माइंड में एक पिक्चर बनी रहे। उसके बाद जब हम कार्टेजेना की बात करें तो आपको पता रहे रॉटरडम में क्या हुआ था। तो अब ये सारे जो लेक्चर्स है इस तरीके से कनेक्ट होते हुए आपको दिखते समझ में आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोहिबिट द इंपोर्ट ऑफ सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट। सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट का क्या मतलब है? सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट का मतलब ये है जो चाइना इंडिया के अंदर भेज देता है टॉय के रूप में या फिर सस्ते फोन के रूप में, उसको प्रोहिबिट किया गया, राइट। तो इस तरीके से इंडिया ने भी बहुत सारे अपने अपने लेवल के ऊपर क्या किए हैं, स्टेप्स लिए हैं। तो यहाँ पे आज का जो लेक्चर है आपका होता है फिनिश। इन केस अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत करना है कि ये नहीं बताया कि बायोमेडिकल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ये किसी और लेक्चर के अंदर इसका अटैच्ड है, राइट। तो यहाँ पे लेक्चर होता है हमारा समाप्त। इन केस अगर कोई भी डाउट हो, नीचे आपको जरूर जो कमेंट पॉइंट है उसके अंदर आप मेंशन कर देना, ताकि हम और डिटेल में अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि रहेगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। नमस्ते।